Hello everyone, this is Swati. Welcome to my YouTube channel Biology by Swati. Today we are starting with the chapter photosynthesis in higher plants. So everyone, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि फोटोसिंथेसिस होता क्या है। अगर हम बात करते हैं फोटोसिंथेसिस की, तो फोटोसिंथेसिस एक ऐसा प्रोसेस है जिसके थ्रू प्लांट्स अपना खाना क्या करते हैं, प्रिपेयर करते हैं। अब फोटोसिंथेसिस के अंदर आपके 6 CO2 मॉलिक्यूल्स 6 वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ मिलकर सनलाइट की प्रेजेंस और क्लोरोफिल की हेल्प से क्या बनाते हैं, ग्लूकोज बनाते हैं। और आपका एज अ बाई प्रोडक्ट जो है वो ऑक्सीजन का लिबरेशन होता है। अब स्टार्ट करने से पहले इस चैप्टर को आपको कुछ अर्ली एक्सपेरिमेंट्स के बारे में पढ़ना है जिनको साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया था। सबसे पहले आता है हमारे पास वेरीगेटेड लीफ एक्सपेरिमेंट। वेरीगेट लीफ एक्सपेरिमेंट जो है ये आपको ये बताता है कि फोटोसिंथेसिस के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ जो है वो आपके लिए लाइट रहेगी। लाइट इज द वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स विच आर एसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस, और इसको आपका डिक्टिफाई किया वेरीगेटेड लीफ एक्सपेरिमेंट ने। अब इस एक्सपेरिमेंट के अंदर साइंटिस्ट ने क्या किया, एक लीफ को लिया, लीफ के कुछ पार्ट को उन्होंने ब्लैक पेपर से क्या कर दिया, कवर कर दिया। जैसे ही हमने लीफ को ब्लैक पेपर से कवर किया तो सनलाइट जो है उसका रास्ता हमने रोक दिया, जिसके कारण यहाँ पर कोई फोटोसिंथेसिस नहीं हुई। अब अगर यहाँ पर फोटोसिंथेसिस नहीं होगी तो यहाँ पर आपके पास ग्लूकोज का फॉर्मेशन नहीं होगा। अगर ग्लूकोज बनेगा ही नहीं तो वो आपका स्टोर भी नहीं होगा स्टार्च की फॉर्मेशन में, तो यहाँ आपको स्टार्च देखने को भी नहीं मिलेगा। और अगर यहाँ स्टार्च नहीं है तो जब हम यहाँ पर आयोडीन टेस्ट करेंगे तो ये टेस्ट आपका कैसा आएगा, नेगेटिव आएगा। वहीं पर जो लीफ का पार्ट आपका एक्सपोज्ड था वहां पर लाइट की प्रेजेंस में फोटोसिंथेसिस हो रही थी, जिसके कारण आपका ग्लूकोज मॉलिक्यूल बन रहा था। और ग्लूकोज बनने के साथ साथ आपके पास क्या है, स्टार्च की फॉर्म में वो स्टोर होता जा रहा है। तो जब हमने इस पार्ट ऑफ लीफ को आयोडीन से टेस्ट करके देखा तो ये पार्ट हमारा क्या था, पॉजिटिव रिजल्ट शो कर रहा था। तो यहाँ पे आपका आयोडीन का टेस्ट पॉजिटिव आएगा। उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारे पास मोल्स हाफ लीफ एक्सपेरिमेंट। मोल्स हाफ लीफ एक्सपेरिमेंट के अंदर मोल साहब ने क्या किया, एक आपका टेस्ट ट्यूब लिया। टेस्ट ट्यूब के अंदर उन्होंने आपका क्यूएच सॉल्यूशन को भर दिया। अब क्यूएच सॉल्यूशन की प्रॉपर्टी होती है कि ये आपका क्या करता है, CO2 को एब्जॉर्ब करता है। अब अगर ये CO2 को एब्जॉर्ब करेगा तो आपके पास क्या नहीं हो पाएगा, फोटोसिंथेसिस नहीं हो पाएगा। क्योंकि मैं आपको बता चुकी हूँ ऑलरेडी कि अगर आपको क्या करना है, फोटोसिंथेसिस करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल्स को यूज करना पड़ेगा। तो ये मोल एक्सपेरिमेंट जो है ये हमें बेसिकली ये बताता है कि आपका फोटोसिंथेसिस के लिए CO2 का होना भी बहुत जरूरी है। अब इसको आपका एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया मोल ने। तो उन्होंने क्या करा, आपका एक टेस्ट ट्यूब लिया, टेस्ट ट्यूब के अंदर यहाँ केवल सॉल्यूशन भरा था और हाफ लीफ जो थी उसको आपके जो टेस्ट ट्यूब है उसके अंदर डाल दिया, और हाफ लीफ को उन्होंने क्या रखा, बाहर रखा। अब जो लीफ आपका क्या थी, टेस्ट ट्यूब के अंदर थी, वहां पर CO2 जो थी वो आपकी क्या थी, एब्सेंट थी। CO2 तो होगी नहीं क्योंकि आपका केवल सॉल्यूशन क्या करता है, CO2 को एब्जॉर्ब कर लेता है। तो यहाँ पर आपका फोटोसिंथेसिस बहुत कम हो रही थी। फोटोसिंथेसिस कम होगी, ग्लूकोज कम बनेगा, स्टार्च आपका कम बनेगा। तो अगर हम बात करते हैं आयोडीन टेस्ट की, तो आयोडीन टेस्ट यहाँ पर क्या था, आपका नेगेटिव देखने को मिल रहा था। वहीं पर जो पार्ट आपका बाहर एक्सपोज था, इस एक्सपोज्ड पार्ट में CO2 के प्रेजेंट होने के कारण आपके पास फोटोसिंथेसिस हो रहा है, ग्लूकोज का फॉर्मेशन हो रहा है। आपका वो ग्लूकोज जो बनेगा वो स्टार्च की फॉर्म में स्टोर भी होगा, और ये आपका आयोडीन टेस्ट को क्या करता है, पॉजिटिव रिजल्ट शो करके देता है। यहाँ पर आपको पॉजिटिव रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारे पास बेल जार एक्सपेरिमेंट। बेल जार एक्सपेरिमेंट को आपका परफॉर्म किया था प्रिस्टले ने। और इस एक्सपेरिमेंट में उन्होंने क्या किया, सबसे पहले एक जार लिया, एक जार के अंदर उन्होंने क्या किया, एक आपके चूहे को बिठा दिया। अब जैसे उन्होंने चूहे को इसके अंदर बिठाया, जार क्योंकि कवर था, ऑक्सीजन आपका एंटर कर नहीं रही थी, तो यहाँ पर उन्होंने क्या देखा कि वो चूहा जो है वो सफोकेशन के कारण आपका किल हो गया।
सिमिलरली उन्होंने एक जार लिया और उसके अंदर क्या कर दिया, एक बर्निंग कैंडल को प्लेस कर दिया। अब बर्निंग कैंडल को प्लेस किया तो उन्होंने कुछ टाइम बाद देखा ये जो बर्निंग कैंडल है ये भी आपकी क्या कर चुकी है, एक्सटिंग्विश कर चुकी है, बुझ चुकी है। अब उन्होंने ये कर दिया कि भाई एक बड़ा सारा जार लिया, उसके अंदर जो चूहिया थी उसको बैठा दिया, एक आपका क्या कर दिया, कैंडल को रख दिया, और एक आपका पौधा रख दिया, मिंट प्लांट उन्होंने यहाँ पर क्या कर दिया, रख दिया। अब उन्होंने देखा कि जब ये सेटअप उन्होंने किया तो आपका माइस भी क्या है, लिविंग है, कैंडल भी आपकी क्या कर रही है, जल रही है, और प्लांट तो आपका एज इट इज है। तो यहाँ से उन्होंने ये देखा कि आपका जो मिंट प्लांट है ना, वो क्या कर रहा है, वो आपका रीस्टोर कर रहा है एयर को, मतलब कि जो प्रोडक्ट आपका माउस और आपकी बर्निंग कैंडल कंज्यूम कर रहे थे, उस प्रोडक्ट को आपका प्लांट जो है वो क्या कर रहा है, रीस्टोर कर रहा है। तो इस हिसाब से उन्होंने क्या करा, ऑक्सीजन का डिस्कवरी किया, और ये डिस्कवरी हुई थी आपकी 1774 में। नेक्स्ट आता है हमारे पास जेन इंजन हाउस एक्सपेरिमेंट। अब जेन इंजन हाउस एक्सपेरिमेंट जो है वो हमें बताता है, जेन इंजन हाउस एक्सपेरिमेंट में जो इंजन हाउस आपके साइंटिस्ट थे उन्होंने क्या करा, हाइड्रिला प्लांट को ऑब्जर्व किया। अब उन्होंने इस प्लांट को नाइट में भी ऑब्जर्व किया और डे में भी ऑब्जर्व किया। अब उन्होंने देखा कि जब आप डे टाइम में क्या कर रहे हैं, प्लांट को देख रहे हैं, तो अगर यहाँ पे हाइड्रिला हाइड्रिला एक एक्वेटिक प्लांट है, हाइड्रिला को जब उन्होंने डे टाइम में ऑब्जर्व किया तो उन्होंने देखा पानी के सरफेस पे ना कुछ बबल्स देखने को मिल रहे हैं। वो बबल्स जो थी वो आपके ऑक्सीजन के बबल्स थे। और जब इन्होंने नाइट में ये चीज देखी तो इन्होंने देखा हाइड्रिला प्लांट के पास यहाँ पे अभी कोई भी बबल्स देखने को नहीं मिल रहे, तो यहाँ पे नो बबल्स। तो यहाँ से हमें ये पता चलता है कि आपकी जो ऑक्सीजन प्रोड्यूस होती है, इवॉल्व होती है ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस, वो आपकी डे टाइम में होती है, मतलब आपका डे टाइम में ही क्या होने वाला है, फोटोसिंथेसिस परफॉर्म होने वाला है। नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट आता है हमारे पास जूलियस वॉन सेक्स। जूलियस वॉन सेक्स ने बताया कि हमारे पास ग्लूकोज जो है वो प्लांट के अंदर किसकी फॉर्म में स्टोर होता है, स्टार्च की फॉर्म में स्टोर होता है, stored as starch। और आपका जो क्लोरोफिल है वो आपकी प्रेजेंट होती है कहाँ पर, क्लोरोप्लास्ट के अंदर। उसके बाद नेक्स्ट आते हैं हमारे पास वेन नील का एक्सपेरिमेंट। अब वेन नील ने हमें ये बताया कि आपका जो ऑक्सीजन है, जो क्या हो रहा है फोटोसिंथेसिस के दौरान इवॉल्व हो रहा है, वो आपका कहाँ से आता है, वाटर से आता है, ना कि CO2 से। अब अगर हम रिएक्शन को देखें तो हमारा CO2 और वाटर जो है वो मिलके क्या करता है, आपका ग्लूकोज मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करता है, साथ में आपके पास O2 लिबरेट हो रहा है। तो O2 के आपके पास दो सोर्स हैं, आपके कार्बन डाइऑक्साइड से भी O2 प्रोड्यूस हो सकता है और वहीं पे हमारे पास वाटर से भी O2 प्रोड्यूस हो सकता है। बट ये जो आपका O2 है ये कहाँ से आता है, आपके वाटर से आता है, ना कि आपके CO2 से। अब ये एक्सपेरिमेंट करने के लिए उन्होंने किसका यूज किया, आपके कुछ ग्रीन एंड सल्फर, पर्पल सल्फर बैक्टीरियाज का यूज किया। अब ये जो होते हैं ये आपके एनऑक्सीजनिक बैक्टीरियाज हैं। क्योंकि ये एनऑक्सीजनिक बैक्टीरियाज हैं तो ये क्या करते हैं, आपका वाटर को ना यूज करके H2S को यूज करते हैं। अब जब इन्होंने H2S को यूज किया तो यहाँ पर आपके पास कोई O2 का लिबरेशन नहीं हुआ, जिससे हमें ये पता चल गया कि ये जो O2 लिबरेट हो रहा है ना ये आ रहा है वाटर से। क्योंकि अगर CO2 वाटर को क्या करता, प्रोड्यूस, CO2 जो है वो आपका ऑक्सीजन को प्रोड्यूस करता, तो आपके पास क्या होता, आपको इस रिएक्शन में भी ऑक्सीजन का प्रोडक्शन देखने को मिलता। उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारे पास एंगलमैन एक्सपेरिमेंट। एंगलमैन एक्सपेरिमेंट में उन्होंने क्या किया, एक प्रिज्म लिया और प्रिज्म से व्हाइट लाइट को पास कराया। जैसे ही उन्होंने प्रिज्म से लाइट व्हाइट लाइट को पास कराया तो यहाँ पर वो लाइट जो थी वो आपका 7 कलर्स के अंदर टूट गई, तो आपके पास विप क्योर का फॉर्मेशन हो गया। अब उन्होंने ये देखने के लिए कि कौन से रीजन ऑफ लाइट में आपका मैक्सिमम क्या हो रहा है, ऑक्सीजन इवॉल्व हो रहा है, यहाँ पर एक ग्रीन एल्गी दैट इज क्लेडोफोरा, उसको क्या करवा दिया, ग्रो करवाया। ये आपका एक एरोबिक बैक्टीरिया है। अब ये ग्रो करेगा तो क्या करेगा, ऑक्सीजन को प्रोड्यूस करेगा, और ऑक्सीजन प्रोड्यूस वहीं पे होगा जहाँ पे आपका सबसे ज्यादा जो है वो फोटोसिंथेसिस हो रही है। तो उन्होंने देखा सबसे ज्यादा फोटोसिंथेसिस या तो रेड के पास हो रही है या फिर आपकी ग्रीन कलर के पास हो रही है, और इन दोनों में से भी देखा जाए तो मैक्सिमम आपकी ग्रीन कलर के पास हो रही है। तो यहाँ से हमें ये पता चलता है कि हमारे पास
जो मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस है वो आपकी ब्लू एंड रेड लाइट के अंदर होती है। अब उसके बाद हमारे पास टॉपिक आता है एक्शन एंड एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा। अब अगर हम देखते हैं एक्शन एंड एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा, तो सबसे पहले ये आपको एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा दिया है। एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा में आपको क्या करना है, पर्टिकुलर वेवलेंथ के ऊपर आपको ये देखना है कि अब अगर हम देखते हैं सबसे पहले आपका एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा, तो यहाँ पर आपको ये बताया है कि डिफरेंट वेवलेंथ के ऊपर आपका पर्टिकुलर एक पिगमेंट जो है वो कितना एब्जॉर्ब हो पा रहा है। उसके बाद हमारे पास आता है आपका एक्शन स्पेक्ट्रा। एक्शन स्पेक्ट्रा के अंदर हम ये देखते हैं पर्टिकुलर वेवलेंथ के ऊपर आपका कितना रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस है जो हो रहा है। उसके बाद हमने क्या किया, एक्शन स्पेक्ट्रा एंड एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा इन दोनों को एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोज कर देखा। जब हम इनको सुपर इम्पोज करते हैं तो हमें ये देखने को मिलता है, एक एक आपका पर्टिकुलर आपको क्या करना है, एक पिगमेंट की वेवलेंथ को उठाना है और वो आपका जो एक्शन स्पेक्ट्रा है उसके ऊपर पुट कर देखना है। अब अगर हम देखते हैं सबसे पहले क्लोरोफिल ए, तो हमने देखा कि क्लोरोफिल ए का मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन इस पर्टिकुलर ए वेवलेंथ पे हो रहा है। और जब हमने एक्शन स्पेक्ट्रा को देखा तो हमने देखा इस ए वेवलेंथ पे ही आपके पास क्या हो रहा है, मैक्सिमम आपका एब्जॉर्प्शन हो रहा है। उसके बाद हम देखते हैं क्लोरोफिल ए का और आपका जो अगेन सबसे ज्यादा क्या होता है एब्जॉर्प्शन होता है, वो कहाँ पर होता है, पर्टिकुलर इस बी वेवलेंथ को हम ले लेते हैं। तो हमने देखा इसी बी वेवलेंथ के ऊपर आपका क्या हो रहा है, मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस अकर कर रहा है। उसके बाद हमने देखा आपका क्लोरोफिल बी को उठाकर, क्लोरोफिल बी को उठाकर जब इम्पोज किया गया किसके ऊपर, आपके एक्शन स्पेक्ट्रा के ऊपर, तो हमें ये देखने को मिलता है कि यहाँ पे आपका एज सच कोई भी रिलेशन शो नहीं हो रहा है। सिमिलरली आपका कैरोटीनॉइड्स के लिए भी कोई भी रिलेशन शो नहीं होता है। तो यहाँ से हमें ये चीज पता चलती है कि हमारे पास जो मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस है वो आपकी रेड एंड ब्लू की वेवलेंथ के ऊपर होती है। और यहाँ पर आपके पास जो चीफ पिगमेंट होगा वो चीफ पिगमेंट होगा आपका क्लोरोफिल ए। वहीं पर हमारे पास जो क्लोरोफिल बी एंड कैरोटिनॉइड्स हैं वो आपके क्या होते हैं, असेसरी पिगमेंट्स होते हैं। तो ये हमें देखने को मिलते हैं, हमारे पास है असेसरी पिगमेंट्स। और एसेसरी पिगमेंट्स का काम होता है ये चीफ पिगमेंट को फोटो ऑक्सीडेशन से क्या करते हैं, प्रिवेंट करते हैं कि आपके पास बहुत ज्यादा वेवलेंथ की लाइट आकर इसके ऊपर क्या ना कर जाए, गिर जाए और ये आपका क्या हो जाए, डैमेज हो जाए। अगर ये डैमेज हो जाएगा तो फोटोसिंथेसिस आगे अगर नहीं हो पाएगी, तो ये इसको प्रिवेंट करेगा फ्रॉम द फोटो ऑक्सीडेशन। यही आपको मैंने एग्जांपल दे दिया है यहाँ पे कंप्लीट कि हमारे पास क्या है, सुपर इम्पोजिशन हो रहा है एक्शन एंड एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा का, जो बताता है कि आपका क्लोरोफिल ए क्या है, चीफ पिगमेंट, बाकी आपके कैरोटिनॉइड ज़ैंथोफिल्स क्लोरोफिल बी ये हैं आपके एसेसरी पिगमेंट, और इनका काम है आपके चीफ पिगमेंट को फोटो ऑक्सीडेशन से बचाना। नेक्स्ट हमारे पास आता है कि हमारे पास आखिर फोटोसिंथेसिस होती कहाँ है। तो आपके पास जो फोटोसिंथेसिस है वो आपको देखने को मिलती है क्लोरोप्लास्ट के अंदर, विच इज अ टाइप ऑफ प्लास्टिड, इट इज अ ग्रीन कलर प्लास्टिड। अब अगर हम देखते हैं क्लोरोप्लास्ट को, तो क्लोरोप्लास्ट को आपको दो मेम्ब्रेन देखने को मिलेंगी, आपके पास होगी आउटर मेम्ब्रेन एंड इनर मेम्ब्रेन। इसके अंदर जितना भी स्पेस होगा दैट इज नॉन एज स्ट्रोमा। अब ये जो स्ट्रोमा है इट इज योर साइट ऑफ डार्क रिएक्शन। फोटोसिंथेसिस दो रिएक्शंस के अंदर आपकी अगर होती है, एक आपके पास होगी लाइट रिएक्शन और एक आपके पास होगी डार्क रिएक्शन। तो आपके पास जो स्ट्रोमा है वहां पर आपकी डार्क रिएक्शंस होने वाली है। अब यहाँ पर हमारे पास क्या होते हैं, कुछ सैक लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं। इन सैक लाइक स्ट्रक्चर्स को कहा जाता है थाइलेकॉइड। थाइलेकॉइड जो है वो आपके पास एक के ऊपर एक इस तरीके से प्रेजेंट होंगे और इस कंप्लीट स्ट्रक्चर को कहा जाएगा ग्राना। अब ये जो आपका थाइलेकॉइड है यहाँ पर आपको फोटो सिस्टम्स देखने को मिलते हैं। फोटो सिस्टम 1 आपको यहाँ देखने को मिलता है और फोटो सिस्टम 2 यहाँ देखने को मिलता है। उसके बाद आपकी जो डिफरेंट ग्राना है उनको आपका कनेक्ट करने का काम करती है आपकी स्ट्रोमल लैमेले। तो ये जो स्ट्रोमल लैमेले है यहाँ पर आपको क्या देखने को मिलेगा, फोटो सिस्टम 1 केवल देखने को मिलेगा। अब एक चीज याद रखना, ये जो फोटो सिस्टम्स है ये आपके इन्वॉल्व होते हैं किसके अंदर, आपकी लाइट रिएक्शन के अंदर। तो अगर हम बात करें लाइट रिएक्शन की तो आपके थाइलेकॉइड के अंदर हो सकती है या फिर स्ट्रोमल लैमेले में हो सकती है। अब जो आपकी लाइट रिएक्शन है वो आपके दो पार्ट्स में होती है। एक आपके पास होती है साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन और एक हमारे पास होती है नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन।
तो जहाँ पर हमारे पास स्ट्रोमा लैमेलाe में केवल और केवल एक ही फोटो सिस्टम प्रेजेंट है, यहाँ आपको क्या देखने को मिलेगी, साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन देखने को मिलेगी। और जहाँ पर आपके पास थायलाकोइड में दोनों क्या होते हैं, फोटो सिस्टम प्रेजेंट होते हैं, यहाँ आपको नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन देखने को मिलती है। उसके बाद हम नेक्स्ट चलते हैं। यहाँ पर आपको बताया है कि हमारे पास जो लाइट रिएक्शन है, लाइट रिएक्शन को क्या कहा जाता है, आपका फोटो फॉस्फोराइलेशन। अब लाइट रिएक्शन को फोटो फॉस्फोराइलेशन इसलिए कहा जाता है क्योंकि लाइट रिएक्शन के दौरान आपका एटीपी एंड एनएडीपीएच, दैट इज योर एनर्जी करेंसी, इनका क्या होने वाला है, प्रोडक्शन होने वाला है। वहीं पर अगर हम देखते हैं डार्क रिएक्शन को, डार्क रिएक्शन के अंदर आपका किस चीज का फॉर्मेशन होगा, ग्लूकोज का फॉर्मेशन होगा। लाइट रिएक्शन जो है ये आपका डायरेक्टली क्या करती है, लाइट पे डिपेंड करती है। वहीं पर डार्क रिएक्शंस जो है वो आपका लाइट पे डिपेंड नहीं करती हैं, वो आपका डे टाइम में भी अगर कर सकती हैं और नाइट टाइम में भी अगर कर सकती हैं। उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारे पास फोटो सिस्टम। फोटो सिस्टम्स जो होंगे, फोटो सिस्टम हमारे पास होते हैं दो टाइप के, एक हमारे पास होगा फोटो सिस्टम 1 और एक हमारे पास रहता है फोटो सिस्टम 2। फोटो सिस्टम के अंदर आपको एक तो लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स देखने को मिलता है। लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स वो कॉम्प्लेक्स होता है जो आपका लाइट को क्या करता है, कलेक्ट करता है। और एक हमारे पास होता है रिएक्शन सेंटर। तो रिएक्शन सेंटर के अंदर आपका क्या रहेगा, आपका एक पर्टिकुलर वेवलेंथ पे आपका लाइट जो है वो क्या करता है, इलेक्ट्रॉन्स को एमिट करता है। याद रखना जो आपका फोटो सिस्टम 1 है वो क्या करता है, आपका रिएक्शन सेंटर शो करता है 700 वेवलेंथ पे। वहीं पर आपका फोटो सिस्टम 2 रिएक्शन सेंटर को शो करेगा 680 वेवलेंथ के ऊपर। अब सबसे पहले हम पढ़ते हैं नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। अगर हम बात करते हैं नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन की, तो नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन आपको देखने को मिलती है थायलाकॉइड की मेम्ब्रेन में। अब नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन जब होगी तो यहाँ पर आपके पास क्या होगा, आपके पास फोटो सिस्टम 1 भी प्रेजेंट होगा और फोटो सिस्टम 2 भी प्रेजेंट होगा। जैसे ही हमारे पास क्या करती है, लाइट इंसिडेंट करती है, लाइट आपकी पहुंचती है कहाँ पर, इन द फॉर्म ऑफ फोटोन, लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स के पास। लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स, क्योंकि ये फोटो सिस्टम 2 का लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स है, तो इसका रिएक्शन सेंटर होगा 680 नैनोमीटर के ऊपर। ओके, तो अब ये क्या करता है, ये आपका फोटो, इसका जो फोटो सिस्टम सेकंड है ये क्या करेगा, लाइट को आपका ब्रेक करेगा। अब यहाँ पर आपका जो वाटर है उसका होता है हाइड्रोलिसिस। जैसे ही लाइट हमारा फोटो सिस्टम सेकंड के ऊपर आपकी गिरती है तो ये क्या करता है, वाटर को ब्रेक करता है, आपके दो इलेक्ट्रॉन, दो हाइड्रोजन और आपका नेसेंट ऑक्सीजन क्या होता है, प्रोड्यूस होता है। अब ये जो इलेक्ट्रॉन है ये दे दी जाते हैं लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स को, और ये जो कॉम्प्लेक्स है ये आपका इलेक्ट्रॉन्स को क्या करता है, ट्रांसमिट कर देता है। ट्रांसमिट जो भी इलेक्ट्रॉन को करता है, तो ये आपका इलेक्ट्रॉन को ट्रांसमिट करता है आपके इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर्स के पास, और इलेक्ट्रॉन उसको ट्रांसपोर्ट करते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम के थ्रू, और भेज देते हैं किसके पास, आपके फोटो सिस्टम 1 के पास। अब यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन एमिट होगा वो आपका क्या करेगा, अगेन इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के पास जाएगा, और आपका जब वो उसको ट्रांसपोर्ट करेगा तो किस चीज का प्रोडक्शन होगा, NADPH का प्रोडक्शन होगा। मैं एक बार आपको अलग से बना के दिखा देती हूँ, आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। यहाँ पर हमारे पास सबसे पहले क्या है, आपकी थाइलेकॉइड की मेम्ब्रेन है। अब अगर हम थाइलेकॉइड मेम्ब्रेन के अंदर देख रहे हैं कि आपकी रिएक्शन किस तरीके से हो रही है, तो लाइट हमारे पास सबसे पहले किसके पास आती है, फोटो सिस्टम 2 के पास। ये जो फोटो सिस्टम 2 है ये इलेक्ट्रॉन्स को एमिट करता है, और ये सबसे पहले इलेक्ट्रॉन को दे देगा प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। अब ये प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर इसको क्या करता है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के अंदर ट्रांसपोर्ट करेगा। सबसे पहले ये आपका ट्रांसपोर्ट होगा प्लास्टोक्यूनॉन, देन ये आपका जाता है साइटोक्रोम के पास, साइटोक्रोम से आपका जाएगा प्लास्टोसाइनिन के पास, प्लास्टोसाइनिन से ये आपका ट्रांसपोर्ट होता है किसके पास, आपके फोटो सिस्टम 1 के पास। फोटो सिस्टम 1 अगेन क्या करेगा, एमिशन करेगा इलेक्ट्रॉन का, वो आपको देगा प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर को। प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर इसको किसके पास ट्रांसफर करता है, फेरिडॉक्सिन के पास ट्रांसपोर्ट करता है।
और जैसे ही एक चीज याद रखना, जो आपका ये वाला पार्ट है, जब आपके इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट हो रहा है, तो यहाँ पर आपका एक एटीपी का प्रोडक्शन होगा। और जैसे ही आपका फोटो सिस्टम 1 इसको ट्रांसपोर्ट करेगा, तो यहाँ पे एनएडीपीएच का प्रोडक्शन होगा। ये जो एनएडीपीएच का प्रोडक्शन हो रहा है, ये आपका हो रहा है एनएडीपीएच रिडक्टेज एंजाइम के कारण। तो यहाँ पे आपको एनएडीपीएच रिडक्टेज एंजाइम जो है वो देखने को मिलेगा। अब क्योंकि ये आपका एक जेड शेप का फॉर्मेशन करता है, तो नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन को जेड स्कीम भी कहा जाता है। और याद रखना, यहाँ पे आपके पास क्या होगा, एक एटीपी का फॉर्मेशन होगा और एक हमारे पास होता है एनएडीपीएच का फॉर्मेशन। और याद रखना, ये जो एक एनएडीपीएच है, ये आपका इक्विवेलेंट होता है 3 एटीपी के। इट इज इक्विवेलेंट टू 3 एटीपी। दिस इज योर नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। उसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन आपकी जो है, ये आपको देखने को मिलेगी स्ट्रोमल लैमेले के अंदर। अगर हम बात करते हैं स्ट्रोमल लैमेले की, तो यहाँ पर आपको केवल और केवल फोटो सिस्टम 1 देखने को मिलता है। अब जैसे ही यहाँ पे क्या होगा, आपका लाइट इंसिडेंट होगी किसके अंदर, फोटो सिस्टम 1 के अंदर, तो ये इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, एमिट करता है। वो इलेक्ट्रॉन आपके इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम के थ्रू, मतलब आपका यहाँ पे आया फोटो सिस्टम 1 के पास, यहाँ से आपका जो इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ जाएगा, पहले फेरिडॉक्सिन, देन प्लास्टोक्यूनॉन, देन हमारे पास है साइटोक्रोम, साइटोक्रोम से आपका जाता है प्लास्टोसाइनिन, और प्लास्टोसाइनिन से ये वापस होकर कहाँ आ जाता है, आपके फोटो सिस्टम 1 के पास। अब ये जो ट्रांसपोर्ट है, क्योंकि ये जहां से चला वहीं पर आकर वापस घूम गया, इसे कहा जाता है साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। और जब ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के अंदर क्या होता है, ट्रांसपोर्ट होता है, तो इस प्रोसेस के अंदर आपका किस चीज का फॉर्मेशन होगा, एक एटीपी का फॉर्मेशन होगा। तो ये आपका जो है बेसिक एक डिफरेंस होता है किसके अंदर, आपके साइक्लिक और नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। अगर हम बात करें इनके बेसिक डिफरेंस की, तो याद रखना मैं आपको साइक्लिक और नॉन साइक्लिक इन दोनों के बीच में डिफरेंस बता देती हूँ। साइक्लिक की अगर हम बात करते हैं, तो साइक्लिक का हमारा जो है वो होने कहाँ पे वाला है, स्ट्रोमल लैमेले में। नॉन साइक्लिक आपका होने वाला है आपकी थाइलेकॉन मेम्ब्रेन के अंदर। वहीं पर अगर हम बात करें फोटो सिस्टम कौन सा इन्वॉल्व होगा, तो यहाँ पे फोटो सिस्टम 1 इन्वॉल्व होगा। यहाँ पर आपको फोटो सिस्टम 1 एंड फोटो सिस्टम 2 दोनों देखने को मिलते हैं। वहीं पर अगर हम बात करते हैं हाइड्रोलिसिस ऑफ वाटर, तो यहाँ पर आपको हाइड्रोलिसिस ऑफ वाटर जो है वो देखने को नहीं मिलता, और साइक्लिक में आपका एब्सेंट होगा, नॉन साइक्लिक में आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद हम बात करते हैं एटीपी फॉर्मेशन। तो बच्चों याद रखना, आपके पास जो साइक्लिक है उसमें आपको एक एटीपी देखने को मिलता है, सॉरी साइक्लिक में हाँ एक एटीपी देखने को मिलता है, नॉन साइक्लिक में भी आपको एक एटीपी देखने को मिलता है। वहीं पर अगर हम बात करते हैं किसकी, आपके एनएडीपीएच की, यहाँ पे साइक्लिक में आपके 2 एटीपी बनते हैं। ये कंप्लीट है ना, यहाँ पे आपके 2 एटीपी का फॉर्मेशन होगा। हाँ, यहाँ पे 2 एटीपी लिख लेना, 2 एटीपी आर फॉर्म्ड। उसके बाद हमारे पास है एनएडीपीएच। एनएडीपीएच की अगर हम बात करते हैं, तो एनएडीपीएच साइक्लिक के दौरान आपको देखने को नहीं मिलता, बट आपके नॉन साइक्लिक में देखने को मिलता है, एक मॉलिक्यूल आपके पास फॉर्म होता है। यह आपका कंप्लीट है नॉन साइक्लिक एंड साइक्लिक का डिफरेंस। नेक्स्ट हमारे पास आता है कैमी ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस। अब कैमी ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस हमें ये बताता है कि आपका जो एटीपी फॉर्म हो रहा है वो किस तरीके से एटीपी का फॉर्मेशन हो रहा है। तो यहाँ पे आपके पास क्या है, आपको पता है कि जो आपका ल्यूमन है, ल्यूमन मतलब ये आपके पास थाइलेकॉइड मेम्ब्रेन है, थाइलेकॉइड के मेम्ब्रेन के अंदर का जितना भी स्पेस होता है दैट इज नॉन एज ल्यूमन। ल्यूमन के अंदर आपका हाइड्रोजन का कंसंट्रेशन जो है वो क्या है, ज्यादा। और बाहर अगर आप देखते हो स्ट्रोमा में, तो आपका हाइड्रोजन का कंसंट्रेशन होता है लो। तो इसके कारण ना आपके थाइलेकॉइड मेम्ब्रेन के अक्रॉस एक प्रोटॉन ग्रेडियंट का फॉर्मेशन हो जाता है। ये प्रोटॉन ग्रेडियंट जो फॉर्म हो रहा है वो आपका इस कारण से फॉर्म हो रहा है, क्योंकि पहली बात तो आपने ये देखा था कि जब आपका साइक्लिक नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन होती है, तो आपका हाइड्रोलिसिस ऑफ वाटर होता है, जो आपका कहाँ पे प्लेस मतलब कहाँ अकर करता है, ल्यूमन में अकर करता है। जिसके कारण यहाँ पर क्या होगा, कुछ आपके हाइड्रोजन आयंस जो है वो आपके ल्यूमन में रह जाएंगे। वहीं पर अगर हम बात करते हैं आपके इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम की, तो भाई आपके पास जो यहाँ पे क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम होते हैं, वो क्या करते हैं, वो आपका एक इलेक्ट्रॉन को ट्रांसपोर्ट करते हैं, पर वो इलेक्ट्रॉन को ट्रांसपोर्ट नहीं करना चाहते,
वो क्या करते हैं, आपका एक हाइड्रोजन के साथ क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन को अटैच करेंगे और उसको ट्रांसपोर्ट कर देंगे। अब इलेक्ट्रॉन जो है वो उन्होंने ट्रांसपोर्ट कर दिया, इलेक्ट्रॉन तो आगे चला गया, बट ये हाइड्रोजन क्या होता है, ये आपका यूज अप हो जाता है, और वो आपका हाइड्रोजन जो उन्होंने कहाँ से लिया था, स्ट्रोमा से लिया था, उसको कहाँ छोड़ देते हैं, अंदर ल्यूमन में छोड़ देते हैं। उसके बाद हमारे पास क्या होता है, ये जो आपका NADPH रिडक्टेज एंजाइम है, ये जब NADPH का फॉर्मेशन करता है, तो ये आपका स्ट्रोमा में से हाइड्रोजन को यूज कर लेता है। अब स्ट्रोमा में से हाइड्रोजन आपने यूज कर दिया, यहाँ पर आपने क्या कर दिया, हाइड्रोजन का फॉर्मेशन कर दिया ह्यूमन में, और जो आपका हाइड्रोजन स्ट्रोमा में ऑलरेडी प्रेजेंट था उसको आपने क्या कर दिया, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम के थ्रू ह्यूमन के अंदर ले आए, जिसके कारण आपका प्रोटॉन का ग्रेडियंट बन गया कहाँ पर, आपके हेलिकल मेम्ब्रेन के अक्रॉस, क्योंकि अंदर क्या हो चुका है, आपका हाइड्रोजन का अमाउंट ज्यादा हो चुका है और बाहर आपका हाइड्रोजन का अमाउंट है कम। अब इस ग्रेडियंट को तोड़ते हुए आपके थैलेकॉइड मेम्ब्रेन पे क्या होते हैं, एटीपी सिंथेटेज पंप लगे होते हैं। जैसे ही हाइड्रोजन यहाँ से क्या करता है, बाहर मूव करता है, तो आपके पास एटीपी का फॉर्मेशन हो जाता है, और यही आपको बताती है कैमी ऑस्मोटिक थ्योरी। उसके बाद आपके पास जो आपकी क्या है, फोटो फॉस्फोराइलेशन रिएक्शन, दैट इज योर लाइट रिएक्शन। इसमें जो आपका एटीपी और NADPH फॉर्म हो रहा है, अब आप आगे चल के क्या करने वाले हो, इस एटीपी और NADPH को आगे लाइट रिएक्शन में जो प्रोड्यूस हुए हैं उनको डार्क रिएक्शन में यूज करने वाले हैं। तो अब हम स्टार्ट करते हैं डार्क रिएक्शन। डार्क रिएक्शन को अगर हम देखें तो डार्क रिएक्शन होती है हमारे पास लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन, मतलब ये आपका डे में भी अकर कर सकती है और नाइट में भी अकर कर सकती है। उसके बाद हमारे पास याद रखना, जो डार्क रिएक्शन है वो आपके हर एक फोटोसिंथेटिक प्लांट्स के अंदर आपको देखने को मिलती है विदाउट एनी एक्सेप्शन। यहाँ पर अब हम जो बात कर रहे हैं वो हम बात करेंगे C3 साइकिल की। ये जो रिएक्शन है इसके अंदर आपका ग्लूकोज का फॉर्मेशन होने वाला है। इस रिएक्शन को केल्विन साइकिल भी कहा जाता है, बिकॉज इसको साइंटिस्ट मेल्विन कैल्विन ने डिस्कवर किया था, या फिर हम इसको C3 साइकिल भी बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो आपका फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट फॉर्म होता है वो है आपका PGA फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, जो कि आपका एक 3 कार्बन का कंपाउंड है। याद रखना, यहाँ पर आपका जो प्राइमरी CO2 एक्सेप्टर है, मतलब जो CO2 को क्या करेगा, एक्सेप्ट करेगा, वो होगा आपका RUBP। RUBP आपके पास राइबोलोज 1,5 फॉस्फेट, ये आपको रिएक्शन दिए C2 साइकिल। अब यहाँ पर आपके पास क्या होगा, आपके पास प्रेजेंट है राइबोलोज RUBP, ये है आपका RUBP। अब ये RUBP जो है ये आपका एटमॉस्फेयर से क्या करता है, एक CO2 को लेता है और आपका क्या करता है, कार्बोक्सिलेशन करता है। मतलब कार्बोक्सिलेशन का मतलब क्या है, एडिशन ऑफ आपका कार्बन ग्रुप या CO2। अब 5 कार्बन का है ये मॉलिक्यूल, एक कार्बन आ गया, ये आपके पास क्या होगा, 6 कार्बन हो गए टोटल। तो 6 कार्बन से आपके पास यहाँ पे क्या बनता है, 3 कार्बन के 2 मॉलिक्यूल्स आपके पास फॉर्म होते हैं, जिसे आप क्या बोलते हो, 3 PGA फॉस्फोग्लिसरेट। उसके बाद आपका ये जो PGA है इसे आप क्या करोगे, ये आपका है एक एसिड, आपको इसे क्या करना है, एल्डिहाइड के अंदर कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पे आपकी होगी रिडक्शन। अब क्योंकि आपके पास ये 2 मॉलिक्यूल्स फॉर्म हुए थे, तो यहाँ पे 2 ATP आपके क्या होंगे, यूज होंगे। तो आपके 2 ATP जो है वो यहाँ पर क्या हो चुके हैं, यूज हो चुके हैं। अब आपने फॉस्फोग्लिसरेट से क्या बना दिया है, आपका ट्राइवोस फॉस्फेट बना दिया है। इसके भी आपके पास 2 मॉलिक्यूल्स फॉर्म होंगे, तो आपके पास 6 कार्बन है। अब यहाँ से क्या करेगा, एक CO2 एग्जिट कर जाएगा। जैसे ही CO2 एग्जिट करेगा, आपके पास क्या होगा, 5 कार्बन रह जाएंगे, और ये जो 5 कार्बन थे इनसे क्या हो गया, आपके पास रीजनरेशन हो गया, किसका, RUBP का। इस रीजनरेशन के दौरान अगेन आपके पास एक मॉलिक्यूल के लिए क्या होता है, एक ATP यूज होता है, तो टोटल आपके 2 ATP जो है वो यहाँ पर क्या हो जाने वाले हैं, आपके यूज हो जाने वाले हैं। सॉरी सॉरी सॉरी। अब अगर हम देखते हैं सबसे पहले आपका एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा, तो यहाँ पर आपको ये बताया है कि डिफरेंट वेवलेंथ के ऊपर आपका पर्टिकुलर एक पिगमेंट जो है वो कितना एब्जॉर्ब हो पा रहा है। उसके बाद हमारे पास आता है आपका एक्शन स्पेक्ट्रा। एक्शन स्पेक्ट्रा के अंदर हम ये देखते हैं पर्टिकुलर वेवलेंथ के ऊपर आपका कितना रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस है जो हो रहा है।
उसके बाद हमने क्या किया, एक्शन स्पेक्ट्रा एंड एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा इन दोनों को एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोज कर देखा। जब हम इनको सुपर इम्पोज करते हैं तो हमें ये देखने को मिलता है, एक एक आपका पर्टिकुलर आपको क्या करना है, एक पिगमेंट की वेवलेंथ को उठाना है और वो आपका जो एक्शन स्पेक्ट्रा है उसके ऊपर पुट कर देखना है। अब अगर हम देखते हैं सबसे पहले क्लोरोफिल ए, तो हमने देखा कि क्लोरोफिल ए का मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन इस पर्टिकुलर ए वेवलेंथ पे हो रहा है। और जब हमने एक्शन स्पेक्ट्रा को देखा तो हमने देखा इस ए वेवलेंथ पे ही आपके पास क्या हो रहा है, मैक्सिमम आपका एब्जॉर्प्शन हो रहा है। उसके बाद हम देखते हैं क्लोरोफिल ए का और आपका जो अगेन सबसे ज्यादा क्या होता है, एब्जॉर्प्शन होता है, वो कहाँ पर होता है, पर्टिकुलर इस बी वेवलेंथ को हम ले लेते हैं। तो हमने देखा इसी बी वेवलेंथ के ऊपर आपका क्या हो रहा है, मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस अकर कर रहा है। उसके बाद हमने देखा आपका क्लोरोफिल बी को उठाकर, क्लोरोफिल बी को उठाकर जब इम्पोज किया गया किसके ऊपर, आपके एक्शन स्पेक्ट्रा के ऊपर, तो हमें ये देखने को मिलता है कि यहाँ पे आपका एज सच कोई भी रिलेशन शो नहीं हो रहा है। सिमिलरली आपका कैरोटीनॉइड्स के लिए भी कोई भी रिलेशन शो नहीं होता है। तो यहाँ से हमें ये चीज पता चलती है कि हमारे पास जो मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस है वो आपकी रेड एंड ब्लू की वेवलेंथ के ऊपर होती है। और यहाँ पर आपके पास जो चीफ पिगमेंट होगा वो चीफ पिगमेंट होगा आपका क्लोरोफिल ए। वहीं पर हमारे पास जो क्लोरोफिल बी एंड कैरोटिनॉइड्स हैं वो आपके क्या होते हैं, असेसरी पिगमेंट्स होते हैं। तो ये हमें देखने को मिलते हैं, हमारे पास है असेसरी पिगमेंट्स। और एसेसरी पिगमेंट्स का काम होता है ये चीफ पिगमेंट को फोटो ऑक्सीडेशन से क्या करते हैं, प्रिवेंट करते हैं कि आपके पास बहुत ज्यादा वेवलेंथ की लाइट आकर इसके ऊपर क्या ना कर जाए, गिर जाए और ये आपका क्या हो जाए, डैमेज हो जाए। अगर ये डैमेज हो जाएगा तो फोटोसिंथेसिस आगे अगर नहीं हो पाएगी, तो ये इसको प्रिवेंट करेगा फ्रॉम द फोटो ऑक्सीडेशन। यही आपको मैंने एग्जांपल दे दिया यहाँ पे कंप्लीट कि हमारे पास क्या है, सुपर इम्पोजिशन हो रहा है एक्शन एंड एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा का, जो बताते हैं कि आपका क्लोरोफिल ए क्या है, चीफ पिगमेंट, बाकी आपके कैरोटिनॉइड ज़ैंथोफिल्स क्लोरोफिल बी ये हैं आपके एसेसरी पिगमेंट, और इनका काम है आपके चीफ पिगमेंट को फोटो ऑक्सीडेशन से बचाना। नेक्स्ट हमारे पास आता है कि हमारे पास आखिर फोटोसिंथेसिस होती कहाँ है। तो आपके पास जो फोटोसिंथेसिस है वो आपको देखने को मिलती है क्लोरोप्लास्ट के अंदर, विच इज अ टाइप ऑफ प्लास्टिड, इट इज अ ग्रीन कलर प्लास्टिड। अब अगर हम देखते हैं क्लोरोप्लास्ट को, तो क्लोरोप्लास्ट को आपको दो मेम्ब्रेन देखने को मिलेंगी, आपके पास होगी आउटर मेम्ब्रेन एंड इनर मेम्ब्रेन। इसके अंदर जितना भी स्पेस होगा दैट इज नॉन एज स्ट्रोमा। अब ये जो स्ट्रोमा है इट इज योर साइट ऑफ डार्क रिएक्शन। फोटोसिंथेसिस दो रिएक्शंस के अंदर आपकी अगर होती है, एक आपके पास होगी लाइट रिएक्शन और एक आपके पास होगी डार्क रिएक्शन। तो आपके पास जो स्ट्रोमा है वहां पर आपकी डार्क रिएक्शंस होने वाली है। अब यहाँ पर हमारे पास क्या होते हैं, कुछ सैक लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं। इन सैक लाइक स्ट्रक्चर्स को कहा जाता है थाइलेकॉइड। थाइलेकॉइड जो है वो आपके पास एक के ऊपर एक इस तरीके से प्रेजेंट होंगे और इस कंप्लीट स्ट्रक्चर को कहा जाएगा ग्राना। अब ये जो आपका थाइलेकॉइड है यहाँ पर आपको फोटो सिस्टम्स देखने को मिलते हैं। फोटो सिस्टम 1 आपको यहाँ देखने को मिलता है और फोटो सिस्टम 2 यहाँ देखने को मिलता है। उसके बाद आपकी जो डिफरेंट ग्राना है उनको आपका कनेक्ट करने का काम करती है आपकी स्ट्रोमल लैमेले। तो ये जो स्ट्रोमल लैमेले है यहाँ पर आपको क्या देखने को मिलेगा, फोटो सिस्टम 1 केवल देखने को मिलेगा। अब एक चीज याद रखना, ये जो फोटो सिस्टम्स है ये आपके इन्वॉल्व होते हैं किसके अंदर, आपकी लाइट रिएक्शन के अंदर। तो अगर हम बात करें लाइट रिएक्शन की तो आपके थाइलेकॉइड के अंदर हो सकती है या फिर स्ट्रोमल लैमेले में हो सकती है। अब जो आपकी लाइट रिएक्शन है वो आपके दो पार्ट्स में होती है। एक आपके पास होती है साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन और एक हमारे पास होती है नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। तो जहां पर हमारे पास स्ट्रोमल लैमेले में केवल और केवल एक ही फोटो सिस्टम प्रेजेंट है, यहाँ आपको क्या देखने को मिलेगी, साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन देखने को मिलेगी। और जहां पर आपके पास थाइलाकॉइड में दोनों क्या होते हैं, फोटो सिस्टम प्रेजेंट होते हैं, यहाँ आपको नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन देखने को मिलती है। उसके बाद हम नेक्स्ट चलते हैं। यहाँ पर आपको बताया है कि हमारे पास जो लाइट रिएक्शन है, लाइट रिएक्शन को क्या कहा जाता है, आपका फोटो फॉस्फोराइलेशन। अब लाइट रिएक्शन को फोटो फॉस्फोराइलेशन इसलिए कहा जाता है क्योंकि लाइट रिएक्शन के दौरान आपका एटीपी एंड NADPH, दैट इज योर एनर्जी करेंसी, इनका क्या होने वाला है, प्रोडक्शन होने वाला है। वहीं पर अगर हम देखते हैं डार्क रिएक्शन को, डार्क रिएक्शन के अंदर आपका किस चीज का फॉर्मेशन होगा, ग्लूकोज का फॉर्मेशन होगा। लाइट रिएक्शन जो है ये आपका डायरेक्टली
क्या करती है, लाइट पे डिपेंड करती है। वहीं पर डार्क रिएक्शंस जो है वो आपका लाइट पे डिपेंड नहीं करती हैं, वो आपका डे टाइम में भी अगर कर सकती हैं और नाइट टाइम में भी अगर कर सकती हैं। उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारे पास फोटो सिस्टम। फोटो सिस्टम्स जो होंगे, फोटो सिस्टम हमारे पास होते हैं दो टाइप के। एक हमारे पास होगा फोटो सिस्टम 1 और एक हमारे पास रहता है फोटो सिस्टम 2। फोटो सिस्टम के अंदर आपको एक तो लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स देखने को मिलता है। लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स वो कॉम्प्लेक्स होता है जो आपका लाइट को क्या करता है, कलेक्ट करता है। और एक हमारे पास होता है रिएक्शन सेंटर। तो रिएक्शन सेंटर के अंदर आपका क्या रहेगा, आपका एक पर्टिकुलर वेवलेंथ पे आपका लाइट जो है वो क्या करता है, इलेक्ट्रॉन्स को एमिट करता है। याद रखना, जो आपका फोटो सिस्टम 1 है वो क्या करता है, आपका रिएक्शन सेंटर शो करता है 700 वेवलेंथ पे। वहीं पर आपका फोटो सिस्टम 2 रिएक्शन सेंटर को शो करेगा 680 वेवलेंथ के ऊपर। अब सबसे पहले हम पढ़ते हैं नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। अगर हम बात करते हैं नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन की, तो नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन आपको देखने को मिलती है थायलाकॉइड की मेम्ब्रेन में। अब नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन जब होगी तो यहाँ पर आपके पास क्या होगा, आपके पास फोटो सिस्टम 1 भी प्रेजेंट होगा और फोटो सिस्टम 2 भी प्रेजेंट होगा। जैसे ही हमारे पास क्या करती है, लाइट इंसिडेंट करती है, लाइट आपकी पहुंचती है कहाँ पर, इन द फॉर्म ऑफ फोटोन, लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स के पास। लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स, क्योंकि ये फोटो सिस्टम 2 का लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स है, तो इसका रिएक्शन सेंटर होगा 680 नैनोमीटर के ऊपर। ओके, तो अब ये क्या करता है, ये आपका फोटो, इसका जो फोटो सिस्टम सेकंड है ये क्या करेगा, लाइट को आपका ब्रेक करेगा। अब यहाँ पर आपका जो वाटर है उसका होता है हाइड्रोलिसिस। जैसे ही लाइट हमारा फोटो सिस्टम सेकंड के ऊपर आपकी गिरती है तो ये क्या करता है, वाटर को ब्रेक करता है। आपके दो इलेक्ट्रॉन, दो हाइड्रोजन और आपका नेसेंट ऑक्सीजन क्या होता है, प्रोड्यूस होता है। अब ये जो इलेक्ट्रॉन है ये दे दी जाते हैं लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स को, और ये जो कॉम्प्लेक्स है ये आपका इलेक्ट्रॉन्स को क्या करता है, ट्रांसमिट कर देता है। ट्रांसमिट जो भी इलेक्ट्रॉन को करता है, तो ये आपका इलेक्ट्रॉन को ट्रांसमिट करता है आपके इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर्स के पास, और इलेक्ट्रॉन उसको ट्रांसपोर्ट करते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम के थ्रू, और भेज देते हैं किसके पास, आपके फोटो सिस्टम 1 के पास। अब यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन एमिट होगा वो आपका क्या करेगा, अगेन इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के पास जाएगा, और आपका जब वो उसको ट्रांसपोर्ट करेगा तो किस चीज का प्रोडक्शन होगा, NADPH का प्रोडक्शन होगा। मैं एक बार आपको अलग से बना के दिखा देती हूँ, आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। यहाँ पर हमारे पास सबसे पहले क्या है, आपकी थाइलेकॉइड की मेम्ब्रेन है। अब अगर हम थाइलेकॉइड मेम्ब्रेन के अंदर देख रहे हैं कि आपकी रिएक्शन किस तरीके से हो रही है, तो लाइट हमारे पास सबसे पहले किसके पास आती है, फोटो सिस्टम 2 के पास। ये जो फोटो सिस्टम 2 है ये इलेक्ट्रॉन्स को एमिट करता है, और ये सबसे पहले इलेक्ट्रॉन को दे देगा प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। अब ये प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर इसको क्या करता है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के अंदर ट्रांसपोर्ट करेगा। सबसे पहले ये आपका ट्रांसपोर्ट होगा प्लास्टोक्यूनॉन, देन ये आपका जाता है साइटोक्रोम के पास, साइटोक्रोम से आपका जाएगा प्लास्टोसाइनिन के पास, प्लास्टोसाइनिन से ये आपका ट्रांसपोर्ट होता है किसके पास, आपके फोटो सिस्टम 1 के पास। फोटो सिस्टम 1 अगेन क्या करेगा, एमिशन करेगा इलेक्ट्रॉन का, वो आपको देगा प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर को। प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर इसको किसके पास ट्रांसफर करता है, फेरिडॉक्सिन के पास ट्रांसपोर्ट करता है। और जैसे ही एक चीज याद रखना, जो आपका ये वाला पार्ट है, जब आपके इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट हो रहा है, तो यहाँ पर आपका एक ATP का प्रोडक्शन होगा, और जैसे ही आपका फोटो सिस्टम 1 इसको ट्रांसपोर्ट करेगा तो यहाँ पे NADPH का प्रोडक्शन होगा। ये जो NADPH का प्रोडक्शन हो रहा है ये आपका हो रहा है NADPH रिडक्टेज एंजाइम के कारण। तो यहाँ पे आपको NADPH रिडक्टेज एंजाइम जो है वो देखने को मिलेगा। अब क्योंकि ये आपका एक Z शेप का फॉर्मेशन करता है, तो नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन को Z स्कीम भी कहा जाता है। और याद रखना यहाँ पे आपके पास क्या होगा, एक ATP का फॉर्मेशन होगा और एक हमारे पास होता है NADPH का फॉर्मेशन। और याद रखना ये जो एक NADPH है ये आपका इक्विवेलेंट होता है 3 ATP के। It is equivalent to 3 ATP. This is your non-cyclic photophosphorylation. उसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन आपकी जो है ये आपको देखने को मिलेगी स्ट्रोमल लैमेले के अंदर,
अगर हम बात करते हैं स्ट्रोमल लैमिनाe की, तो यहाँ पे आपको केवल और केवल फोटो सिस्टम 1 देखने को मिलता है। अब जैसे ही यहाँ पे क्या होगा, आपका लाइट इंसिडेंट होगी किसके अंदर, फोटो सिस्टम 1 के अंदर, तो ये इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, एमिट करता है। वो इलेक्ट्रॉन आपके इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम के थ्रू, मतलब आपका यहाँ पे आया फोटो सिस्टम 1 के पास, यहाँ से आपका जो इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ जाएगा, पहले फेरिडॉक्सिन, देन प्लास्टो क्यूनॉन, देन हमारे पास है साइटोक्रोम, साइटोक्रोम से आपका जाता है प्लास्टोसाइनिन, और प्लास्टोसाइनिन से ये वापस होकर कहाँ आ जाता है, आपके फोटो सिस्टम 1 के पास। अब ये जो ट्रांसपोर्ट है, क्योंकि ये जहाँ से चला वहीं पर आकर वापस घूम गया, इसे कहा जाता है साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। और जब ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के अंदर क्या होता है, ट्रांसपोर्ट होता है, तो इस प्रोसेस के अंदर आपका किस चीज का फॉर्मेशन होगा, एक एटीपी का फॉर्मेशन होगा। तो ये आपका जो है बेसिक एक डिफरेंस होता है किसके अंदर, आपके साइक्लिक और नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। अगर हम बात करें इनके बेसिक डिफरेंस की, तो याद रखना मैं आपको साइक्लिक और नॉन साइक्लिक इन दोनों के बीच में डिफरेंस बता देती हूँ। साइक्लिक की अगर हम बात करते हैं, तो साइक्लिक का हमारा जो है वो होने कहाँ पे वाला है, स्ट्रोमल लैमेलाe में। नॉन साइक्लिक आपका होने वाला है आपकी थाइलेकॉन मेम्ब्रेन के अंदर। वहीं पर अगर हम बात करें फोटो सिस्टम कौन सा इन्वॉल्व होगा, तो यहाँ पे फोटो सिस्टम 1 इन्वॉल्व होगा। यहाँ पर आपको फोटो सिस्टम 1 एंड फोटो सिस्टम 2 दोनों देखने को मिलते हैं। वहीं पर अगर हम बात करते हैं हाइड्रोलिसिस ऑफ वाटर, तो यहाँ पर आपको हाइड्रोलिसिस ऑफ वाटर जो है वो देखने को नहीं मिलता, और साइक्लिक में आपका एब्सेंट होगा, नॉन साइक्लिक में आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद हम बात करते हैं एटीपी फॉर्मेशन। तो बच्चों याद रखना, आपके पास जो साइक्लिक है उसमें आपको एक एटीपी देखने को मिलता है, सॉरी साइक्लिक में हाँ एक एटीपी देखने को मिलता है, नॉन साइक्लिक में भी आपको एक एटीपी देखने को मिलता है। वहीं पर अगर हम बात करते हैं किसकी, आपके एनएडीपीएच की, यहाँ पे साइक्लिक में आपके 2 एटीपी बनते हैं। ये कंप्लीट है ना, यहाँ पे आपके 2 एटीपी का फॉर्मेशन होगा। हाँ, यहाँ पे 2 एटीपी लिख लेना, 2 एटीपी आर फॉर्म्ड। उसके बाद हमारे पास है एनएडीपीएच। एनएडीपीएच की अगर हम बात करते हैं, तो एनएडीपीएच साइक्लिक के दौरान आपको देखने को नहीं मिलता, बट आपके नॉन साइक्लिक में देखने को मिलता है, एक मॉलिक्यूल आपके पास फॉर्म होता है। यह आपका कंप्लीट है नॉन साइक्लिक एंड साइक्लिक का डिफरेंस। नेक्स्ट हमारे पास आता है कैमी ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस। अब कैमी ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस हमें ये बताता है कि आपका जो एटीपी फॉर्म हो रहा है वो किस तरीके से एटीपी का फॉर्मेशन हो रहा है। तो यहाँ पे आपके पास क्या है, आपको पता है कि जो आपका ल्यूमन है, ल्यूमन मतलब ये आपके पास थाइलेकॉइड मेम्ब्रेन है, थाइलेकॉइड के मेम्ब्रेन के अंदर का जितना भी स्पेस होता है दैट इज नॉन एज ल्यूमन। ल्यूमन के अंदर आपका हाइड्रोजन का कंसंट्रेशन जो है वो क्या है, ज्यादा। और बाहर अगर आप देखते हो स्ट्रोमा में, तो आपका हाइड्रोजन का कंसंट्रेशन होता है लो। तो इसके कारण ना आपके थाइलेकॉइड मेम्ब्रेन के अक्रॉस एक प्रोटॉन ग्रेडियंट का फॉर्मेशन हो जाता है। ये प्रोटॉन ग्रेडियंट जो फॉर्म हो रहा है वो आपका इस कारण से फॉर्म हो रहा है, क्योंकि पहली बात तो आपने ये देखा था कि जब आपका साइक्लिक नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन होती है, तो आपका हाइड्रोलिसिस ऑफ वाटर होता है, जो आपका कहाँ पे प्लेस मतलब कहाँ अकर करता है, ल्यूमन में अकर करता है। जिसके कारण यहाँ पर क्या होगा, कुछ आपके हाइड्रोजन आयंस जो है वो आपके ल्यूमन में रह जाएंगे। वहीं पर अगर हम बात करते हैं आपके इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम की, तो भाई आपके पास जो यहाँ पे क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम होते हैं, वो क्या करते हैं, वो आपका एक इलेक्ट्रॉन को ट्रांसपोर्ट करते हैं, पर वो इलेक्ट्रॉन को ट्रांसपोर्ट नहीं करना चाहते। वो क्या करते हैं, आपका एक हाइड्रोजन के साथ क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन को अटैच करेंगे और उसको ट्रांसपोर्ट कर देंगे। अब इलेक्ट्रॉन जो है वो उन्होंने ट्रांसपोर्ट कर दिया, इलेक्ट्रॉन तो आगे चला गया, बट ये हाइड्रोजन क्या होता है, ये आपका यूज अप हो जाता है, और वो आपका हाइड्रोजन जो उन्होंने कहाँ से लिया था, स्ट्रोमा से लिया था, उसको कहाँ छोड़ देते हैं, अंदर ल्यूमन में छोड़ देते हैं। उसके बाद हमारे पास क्या होता है, ये जो आपका NADPH रिडक्टेज एंजाइम है, ये जब NADPH का फॉर्मेशन करता है, तो ये आपका स्ट्रोमा में से हाइड्रोजन को यूज कर लेता है। अब स्ट्रोमा में से हाइड्रोजन आपने यूज कर दिया, यहाँ पर आपने क्या कर दिया, हाइड्रोजन का फॉर्मेशन कर दिया ह्यूमन में, और जो आपका हाइड्रोजन स्ट्रोमा में ऑलरेडी प्रेजेंट था उसको आपने क्या कर दिया, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम के थ्रू ह्यूमन के अंदर ले आए, जिसके कारण आपका प्रोटॉन का ग्रेडियंट बन गया कहाँ पर, आपके हेलिकल मेम्ब्रेन के अक्रॉस, क्योंकि अंदर क्या हो चुका है, आपका हाइड्रोजन का अमाउंट ज्यादा हो चुका है, और बाहर आपका हाइड्रोजन का अमाउंट है कम। अब इस ग्रेडियंट को तोड़ते हुए आपके थाइलेकॉइड मेम्ब्रेन पे क्या होते हैं, एटीपी सिंथेटेज पंप लगे होते हैं। जैसे ही हाइड्रोजन यहाँ से क्या करता है, बाहर मूव करता है, तो आपके पास एटीपी का फॉर्मेशन हो जाता है।
और यही आपको बताती है कैमी ऑस्मोटिक थ्योरी। उसके बाद आपके पास जो आपकी क्या है, फोटो फॉस्फोराइलेशन रिएक्शन, दैट इज योर लाइट रिएक्शन। इसमें जो आपका एटीपी और एनएडीपीएच फॉर्म हो रहा है, अब आप आगे चल के क्या करने वाले हो, इस एटीपी और एनएडीपीएच को आगे लाइट रिएक्शन में जो प्रोड्यूस हुए उनको डार्क रिएक्शन में यूज करने वाले हैं। तो अब हम स्टार्ट करते हैं डार्क रिएक्शन। डार्क रिएक्शन को अगर हम देखें तो डार्क रिएक्शन होती है हमारे पास लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन, मतलब ये आपका डे में भी अकर कर सकती है और नाइट में भी अकर कर सकती है। उसके बाद हमारे पास याद रखना जो डार्क रिएक्शन है वो आपके हर एक फोटोसिंथेटिक प्लांट्स के अंदर आपको देखने को मिलती है विदाउट एनी एक्सेप्शन। यहाँ पर अब हम जो बात कर रहे हैं वो हम बात करेंगे C3 साइकिल की। ये जो रिएक्शन है इसके अंदर आपका ग्लूकोज का फॉर्मेशन होने वाला है। इस रिएक्शन को केल्विन साइकिल भी कहा जाता है बिकॉज इसको साइंटिस्ट मेल्विन कैल्विन ने डिस्कवर किया था, या फिर हम इसको C3 साइकिल भी बोलते हैं क्योंकि यहाँ पर जो आपका फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट फॉर्म होता है वो है आपका PGA फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, जो कि आपका एक 3 कार्बन का कंपाउंड है। याद रखना यहाँ पर आपका जो प्राइमरी CO2 एक्सेप्टर है, मतलब जो CO2 को क्या करेगा, एक्सेप्ट करेगा, वो होगा आपका RUBP। RUBP आपके पास राइबोलोज 1,5 फॉस्फेट, ये आपको रिएक्शन दिए C2 साइकिल। अब यहाँ पर आपके पास क्या होगा, आपके पास प्रेजेंट है राइबोलोज RUBP, ये है आपका RUBP। अब ये RUBP जो है ये आपका एटमॉस्फेयर से क्या करता है, एक CO2 को लेता है और आपका क्या करता है, कार्बोक्सिलेशन करता है। मतलब कार्बोक्सिलेशन का मतलब क्या है, एडिशन ऑफ आपका कार्बन ग्रुप या CO2। अब 5 कार्बन का है ये मॉलिक्यूल, एक कार्बन आ गया, ये आपके पास क्या होगा, 6 कार्बन हो गए टोटल। तो 6 कार्बन से आपके पास यहाँ पे क्या बनता है, 3 कार्बन के 2 मॉलिक्यूल्स आपके पास फॉर्म होते हैं, जिसे आप क्या बोलते हो, 3PGA फॉस्फोग्लिसरेट। उसके बाद आपका ये जो PGA है इसे आप क्या करोगे, ये आपका है एक एसिड, आपको इसे क्या करना है, एल्डिहाइड के अंदर कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पे आपकी होगी रिडक्शन। अब क्योंकि आपके पास ये 2 मॉलिक्यूल्स फॉर्म हुए थे तो यहाँ पे 2 ATP आपके क्या होंगे, यूज होंगे। तो आपके 2 ATP जो है वो यहाँ पर क्या हो चुके हैं, यूज हो चुके हैं। अब आपने फॉस्फोग्लिसरेट से क्या बना दिया है, आपका ट्राइवोस फॉस्फेट बना दिया है। इसके भी आपके पास 2 मॉलिक्यूल्स फॉर्म होंगे तो आपके पास 6 कार्बन है। अब यहाँ से क्या करेगा, एक CO2 एग्जिट कर जाएगा। जैसे ही CO2 एग्जिट करेगा आपके पास क्या होगा, 5 कार्बन रह जाएंगे। और ये जो 5 कार्बन थे इनसे क्या होगा, तो यहाँ पर जैसे ही हम क्या करेंगे, ये आपका एक का CO2 निकला, 5 कार्बन आपके पास बचे। तो इन 5 कार्बन से हम इस RUBP को क्या करेंगे, फिर से रीजनरेट कर देंगे। और जो हमारा रीजनरेशन का स्टेप होता है उसके अंदर आपका एक ATP अगेन क्या होगा, यूज होगा। तो ये हमारे पास एक एटीपी क्या हो गया, टोटल यूज हो गया। तो अगर हम देखें एक CO2 को फिक्स करने के अंदर हमारा कितना खर्चा आया, तो हमारे पास रहेगा कि हमने 3 ATP जो क्या कर दिए हैं यहाँ पर यूज कर दिए हैं, जिसमें से 2 हमने किए ड्यूरिंग द स्टेप ऑफ रिडक्शन और एक हमने किया ड्यूरिंग द स्टेप ऑफ योर रीजनरेशन। उसके बाद जैसे हम देखते हैं आपका सेकेंड स्टेप, दिस इज रिडक्शन। आपके पास 2 ATP तो यूज हो रहे हैं, बट यहाँ पे साथ में क्या हो रहा है, आपका 2 NADPH जो है वो भी क्या हो रहे हैं, यूज हो रहे हैं। तो टोटल हमारे पास 3 ATP का खर्चा आया, 2 NADPH का खर्चा आया और आपने एक CO2 को यहाँ पे क्या कर दिया, फिक्स कर दिया। तो यहाँ से आपके पास क्वेश्चन बन सकता है कि अगर आपको ग्लूकोज मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करना है तो आपको कितने क्या करने पड़ेंगे, ATP और NADPH यूज करने पड़ेंगे। तो याद रखना अगर आपको एक ग्लूकोज का फॉर्मेशन करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, 6 CO2 के मॉलिक्यूल्स को फिक्स करना पड़ेगा। तो अगर आप 6 CO2 के मॉलिक्यूल्स को फिक्स करेंगे तो आपको 18 ATP का यूज करना पड़ेगा और वहीं पर आपके पास क्या हो जाएगा, 12 NADPH का खर्चा। तो ये आपको टोटल देखना पड़ेगा फॉर द फॉर्मेशन ऑफ वन ग्लूकोज मॉलिक्यूल। उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारे पास C4 साइकिल। C4 साइकिल जो है ये आपकी कहलाती है हैचन स्लैग पाथवे। ये जो है यहाँ पर आपका जो प्राइमरी CO2 एक्सेप्टर होगा वो होगा PEP, फॉस्फो इनॉल पाइरुवेट। अब
यहाँ पर इसको बोला जाता है आपका C4 साइकिल, बिकॉज़ जो फर्स्ट स्टेबल कंपाउंड है, जो फॉर्म होता है वो है ऑक्सैलोएसिटिक एसिड, जो आपका एक 4 कार्बन का कंपाउंड है। अब यहाँ पर आपकी जो फिक्सेशन है वो 2 बार की जाती है। पहली जो आपकी प्राइमरी फिक्सेशन होगी वो की जाएगी पैपकेज एंजाइम के द्वारा, सेकंड फिक्सेशन आपकी की जाएगी रुबिस्को के द्वारा, जैसे कि आपकी की जा रही थी किसके C3 साइकिल में। उसके बाद हमारा आता है जो C4 साइकिल है, आपको देखने को कहाँ मिलेगी? तो याद रखना ये ना आपको मोनोकोट्स में देखने को मिलती है। अब ये आपके मोनोकोट्स में इसलिए होती है क्योंकि आपके पास मोनोकोट्स में ना क्रेन्स एनाटॉमी प्रेजेंट होती है। मोनोकोट्स में आपको क्या देखने को मिलती है? क्रेन्स एनाटॉमी। अब अगर हम बात करते हैं क्रेन्स एनाटॉमी की, तो यहाँ पर हमारे पास जो वेस्कुलर बंडल है, वो क्या होते हैं? आपके बंडल शीथ सेल से प्रोटेक्टेड होते हैं, जिसके कारण हाई टेम्परेचर में भी क्या होगा, आपका जो प्लांट है वो क्या कर पाएगा? विथस्टैंड कर पाएगा। अब ये जो C4 साइकिल है, ये आपकी होने वाली है कहाँ पे? बंडल शीथ सेल में और मेसोफिल सेल में। हमारे पास यहाँ पे क्या होगा, आपका एटमॉस्फेयर से CO2 एंटर करता है, जो जाके आपका अटैच करेगा किसके साथ? आपके पीईपी, क्योंकि प्राइमरी CO2 एक्सेप्टर आपके पास पीईपी है। ये पीईपी से जाकर क्या करेगा? आपका बाइंड करेगा। ये आपके पास कितने कार्बन का कंपाउंड है? 3 कार्बन। अब इसके साथ आकर जो एक क्या करता है, आपका CO2 अटैच होता है, तो पैपकेज एंजाइम उसका फिक्सेशन करता है और आपके पास एक C4 एसिड का फॉर्मेशन होता है। C4 एसिड जो यहाँ पे बनेगा वो बनेगा OAA, दैट इज ऑक्सैलोएसिटिक एसिड। वो आपका कन्वर्ट होगा मैलिक एसिड के अंदर, और मैलिक एसिड जो है वो आपका ट्रांसपोर्ट हो जाएगा मेसोफिल सेल से आपके पंडित शीथ सेल के अंदर। पंडित शीथ सेल के अंदर जैसे ही आपका ट्रांसपोर्ट हुआ, इसका होता है डीकार्बोक्सिलेशन। डीकार्बोक्सिलेशन में आपने जो CO2 अटैच किया था उसे आपको क्या करना है? डिटैच करना है। CO2 डिटैच होने के बाद आपका CO2 अलग हो जाएगा, जो आपका एंटर कर जाएगा C3 साइकिल के अंदर। वहीं पर हमारे पास जो आपका C3 एसिड है, जो यहाँ पर आपके पास बनेगा पाइरुवेट, वो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? अगेन आपके फॉस्फोइनोल पाइरुवेट, मतलब वो इसको क्या करता है? रीजनरेट कर देता है। जैसे ही इसका रीजनरेशन होता है तो आपके 2 एटीपी का यूज होता है। तो अगर हम देखते हैं पूरा आपका फ्लो चार्ट जो C4 साइकिल का रहेगा गेनी का, तो यहाँ पर आपके पास क्या रहेंगे? 2 एटीपी तो इस स्टेप में यूज़ हो रहे हैं और 2 इसके बाद आपकी कंटिन्यूएशन में क्या होने वाली है? C3 साइकिल। तो टोटल 5 हमारे पास क्या हो गए? एटीपी का खर्चा 5 एटीपी यूज़ हो गए, और वहीं पे आपके पास C3 साइकिल में 2 NADPH यूज़ हो रहे थे। तो यहाँ पे अगेन क्या होता है? आपके 2 NADPH यूज़ हो जाते हैं। तो ये आपका टोटल खर्चा हो जाएगा C4 साइकिल का। उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारे पास C2 पाथवे। C2 पाथवे को हम बोलते हैं फोटो रेस्पिरेशन। ये आपका ऑलमोस्ट क्या है? एक वेस्टफुल प्रोसेस है। इसका एज सच कोई सिग्निफिकेंस नहीं है, बट आपको ना C2 पाथवे जब देखने को मिलेगा जब आपके एनवायरनमेंट में CO2 का कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा हो जाता है। ये आपका C2 पाथवे जो है, ये सिर्फ C4 प्लांट्स में है, C3 प्लांट्स में, C4 में एब्सेंट होता है। अब ये क्या करता है? अब तक आप ये देख के आए हो कि आपका जो क्या है, सी आपका जो रूबिस्को एंजाइम है, वो क्या कर रहा था? कार्बोक्सिलेज की तरह काम कर रहा था। देखो रूबिस्को एंजाइम जो है वो क्या कर सकता है? CO2 को भी फिक्स कर सकता है, मतलब आपके कार्बोक्सिलेज की तरह भी काम कर सकता है और ऑक्सीजनेज की तरह भी काम कर सकता है। तो यहाँ पर एक चीज़ जो आपको मेन याद रखनी है, यहाँ पर आपका जो रूबिस्को एंजाइम होगा, वो किसकी तरह काम करेगा? ऑक्सीजनेज की तरह काम करेगा। और अब तक वो किसकी तरह काम कर रहा था? आपका कार्बोक्सिलेज की तरह, क्योंकि वो CO2 को फिक्स कर रहा था, अभी ऑक्सीजन को फिक्स करने वाला है। अब यहाँ पे आपके पास जो RUBP है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है। आपको 5 कार्बन का कंपाउंड है, 2 कंपाउंड आपके पास बनेंगे, एक PGA और एक आपका फॉस्फोग्लाइकोलेट। अब ये पूरा एक वेस्टफुल प्रोसेस है, कुछ नहीं होने वाला, बस आपका 25% CO2 जो है वो इस प्रोसेस के दौरान क्या हो जाती है? लॉस्ट हो जाती है। तो अगर बहुत ज़्यादा एटमॉस्फेयर में क्या हो चुकी है? CO2 हो चुकी है, तो उसकी कंसंट्रेशन को कम करने के लिए आपके पास क्या होगा? रूबिस्को ऑक्सीजनेज की तरह काम करेगा। CO2 मतलब C2 पाथवे को क्या करेगा? परफॉर्म करेगा और आपका 25% तक CO2 का कंसंट्रेशन क्या हो जाता है? कम हो जाता है। उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारे पास फैक्टर्स अफेक्टिंग फोटोसिंथेसिस। अगर हम बात करते हैं फोटोसिंथेसिस को क्या-क्या फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट कर सकते हैं, तो यहाँ पे आपके इंटरनल फैक्टर्स भी आपको देखने को मिलते हैं, एक्सटर्नल फैक्टर्स भी।
इंटरनल फैक्टर्स की अगर हम बात करें तो आपका लीफ का नंबर, उनका साइज, उनका एज क्या है, उनका ओरिएंटेशन मतलब वो कहाँ पर प्रेजेंट है, आपके मेसोफिल सेल्स का नंबर, आपके क्लोरोप्लास्ट का नंबर, आपके प्लांट्स के अंदर कितना CO2 का कंसंट्रेशन है, इस सब पे डिपेंड करेगा। वहीं पर अगर हम बात करते हैं एक्सटर्नल फैक्टर्स की तो आपका सनलाइट, टेम्परेचर, CO2, वाटर का प्रेजेंस, इन सब पे क्या करता है, डिपेंड करता है। अब एक हमारे पास आती है ब्लैकमैन्स लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर्स। ब्लैकमैन लॉ हमें बताती है कि हमारे पास जितने भी ये फैक्टर्स हैं वो कितना ही अबंडेंस में प्रेजेंट क्यों ना हो, अगर इनमें से कोई भी एक फैक्टर क्या हुआ, कम अमाउंट में प्रेजेंट हुआ, ऑप्टिमम अमाउंट से कम अमाउंट में, तो इस कंडीशन में वो जो आपका ऑप्टिमम वैल्यू से कम वाला क्या है, फैक्टर है, वो ही आपके रेट ऑफ रिएक्शन को क्या करेगा, डिसाइड करेगा। मतलब अगर आपके पास इन सब में से सारे फैक्टर्स जितने होने चाहिए उससे ज्यादा है, पर एक फैक्टर कोई भी जो है वो कम है, तो रेट ऑफ रिएक्शन को जो ज्यादा है वो डिसाइड नहीं कर सकते, कम वाला ही डिसाइड कर सकता है। ये आपको ब्लैकमैन्स लॉ बताती है। तो यहाँ पर आपके पास सबसे पहले आता है लाइट। लाइट की क्वालिटी, इंटेंसिटी और ड्यूरेशन ये आपका बहुत डिपेंड करती है कि आपका रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस क्या होने वाला है। जैसे जैसे हमारे पास लाइट का कंसंट्रेशन जो है वो बढ़ता जाता है, वैसे वैसे हमारे पास रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, आपका फोटोसिंथेसिस बढ़ता जाएगा। एक टाइम पर आके वो कांस्टेंट हो जाता है, क्योंकि आप एक टाइम के बाद कितना भी क्या ना कर लें, मतलब आपकी इंटेंसिटी को बढ़ा दें, वो आपका क्या रहेगा, एक कांस्टेंट, मतलब उससे ज्यादा फोटोसिंथेसिस वो कर ही नहीं पाएगा। मगर इसमें ना एक चीज हो सकती है, कुछ टाइम के बाद वो डिक्रीमेंट तुम्हें दिख सकता है, और जो डिक्रीमेंट है ना, अगर इंटेंसिटी को तुम बहुत ही ज्यादा बढ़ाते गए तो एक टाइम पे क्या होगा, आपका डिक्रीमेंट हो जाएगा, और वो डिक्रीमेंट इसलिए होगा क्योंकि आपके पास जो क्या होंगे, आपके फोटो सिस्टम्स होंगे, उनका फोटो ऑक्सीडेशन हो जाएगा बहुत ज़्यादा लाइट इंटेंसिटी में, जिसके कारण वो डैमेज होते हैं और आपका रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस क्या हो जाएगा, लो हो जाएगा। वहीं पर अगर हम देखते हैं CO2, तो CO2 आपको एटमॉस्फेयर में देखने को मिलती है 0.03 से लेकर 0.04% तक। अब सेचुरेशन अगर आप देखें C3 प्लांट्स का, तो वो आपका होता है 450 माइक्रो लीटर, और हमारे पास क्या होगा, C4 में होगा आपका 360 माइक्रोलीटर। अब अगर हम बात करें टेम्परेचर की, तो टेम्परेचर में आपका बहुत ज़्यादा अफेक्ट होता है, डार्क रिएक्शन पे टेम्परेचर का बहुत फर्क पड़ेगा। आपका जैसे जैसे टेम्परेचर आप क्या करते हो, बहुत ज़्यादा इंक्रीज करते हो, तो आपका रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो क्या होता है, डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि एंजाइमेटिक जो रिएक्शंस है वो वहाँ पे क्या हो जाएंगे, स्टॉप हो जाएंगे, एंजाइम डीनेचर हो जाते हैं एक बहुत ज़्यादा टेम्परेचर पे। C4 प्लांट्स जो होते हैं उनका ऑप्टिमम टेम्परेचर ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू C3 प्लांट्स। वहीं पर आपका जो वाटर है वो भी आपका क्या करता है, इनडायरेक्टली हैम्पर करता है रेट ऑफ रिएक्शन को। अगर आपका पानी क्या हो चुका है, बहुत ही ज़्यादा हो चुका है, मतलब पानी का कंसंट्रेशन क्या हो जाएगा, बहुत ज़्यादा होगा, आपका स्टोमेटा क्या करेगा, स्टोमेटा आपका ओपन रहेगा, जिससे क्या हो जाएगा, तुम्हारा सरफेस एरिया बढ़ रहा है, ट्रांसपिरेशन ज़्यादा हो रहा है, वाटर का लॉस होता जाएगा। अब इस केस में क्या होगा, तुम्हारा फोटोसिंथेसिस जो है उसका रेट डिक्रीज होता जाएगा। तो ये कुछ आपके पॉइंट्स थे जो हमने इस चैप्टर में डिस्कस किए हैं। बाकी फिर हम अच्छे से इस चैप्टर को